जनता को अब तक का सबसे बेहतर शासन देने और कथित कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की पोल खोलनी शुरू हुई तो सभी भौचक्के रह गए। उसके दावों से इतर जब आम आदमी पार्टी सरकार का कोई न कोई भ्रष्टाचार और अवैध काम जनता के सामने आ रहा है। ताजा मामले में केजरीवाल सरकार ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी योजना में ही घपला कर दिया। सरकार द्वारा बिजली सब्सिडी देने में घोर अनियमितताएं पाई गई हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। दरअसल दिल्ली में BSES को बिजली सब्सिडी देने के मामले को लेकर विवाद छिड़ गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा BSES डिस्कॉम को दी जाने वाली सब्सिडी में कथित अनियमितताओं की जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 7 दिनों में एक रिपोर्ट देने को कहा है, जिसके बाद LG और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच फिर से तनातनी बढ़ने वाली है। वहीं उपराज्यपाल के इस निर्देश के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उन पर बड़ा हमला किया है। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल एक के बाद एक विभिन्न मुद्दों की जांच के आदेश देकर राजनीति से प्रेरित निर्णय ले रहे हैं। सिसोदिया ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कहा कि उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार को बाईपास कर रहे हैं। सभी जांच गैर कानूनी और असंवैधानिक हैं। हालांकि किसी घोटाले के जांच के आदेश देना राजनीति से प्रेरित कैसे है, यह मनीष सिसोदिया नहीं बता पाए हैं। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि आपको जमीन, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और सर्विसेज के अलावा किसी भी अन्य मामले में आदेश देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आपके सभी आदेश राजनीति से प्रेरित हैं। अब तक किसी भी जांच में कुछ भी सामने नहीं आया है। मैं आपसे संविधान के अनुसार कार्य करने का अनुरोध करता हूं। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपकी बिजली सब्सिडी योजना की जांच के आदेश पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ताजा जांच आदेश आपकी बढ़ती लोकप्रियता के खिलाफ भाजपा का कदम है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि गुजरात आपकी मुफ्त बिजली गारंटी को पसंद कर रहा है, इसलिए भाजपा दिल्ली में मुफ्त बिजली बंद करना चाहती है। गौरतलब है कि उपराज्यपाल ने दिल्ली की शराब नीति की CBI जांच की अनुमति देने के लगभग 3 महीने बाद नई जांच का आदेश दिया। दिल्ली की बिजली सब्सिडी में कथित घोटाला राज्य सरकार द्वारा शहर में बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनियों को भुगतान से जुड़ा है। बता दें कि दिल्ली में 58 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 47 लाख सब्सिडी का उपयोग करते हैं, जिनमें 30 लाख ऐसे हैं जिन्हें 200 यूनिट से कम की खपत के रूप में कोई बिल नहीं आता है। लगभग 17 लाख को 50% सब्सिडी मिलती है, जो कि 400 यूनिट तक की खपत के लिए है। इसके लिए सरकार कंपनियों को भुगतान करती है। बहरहाल केजरीवाल सरकार की ईमानदारी का ढोंग हर रोज खुलता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की राजनीति में दशहरा रैली के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक बार फिर से विजेता बनकर निकले और यह दिखा दिया कि शिवसेना पार्टी के असली वारिस वही हैं। उद्धव ठाकरे को भले ही ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में रैली करने की अनुमति के साथ दशकों से चली आ रही परंपरा निभाने का मौका मिला, लेकिन एकनाथ शिंदे ने इस मौके पर उद्धव को बड़ा झटका देते हुए यह बता दिया कि उद्धव के लिए मुश्किलों का दौर अब कभी खत्म नहीं होगा। दरअसल इस बड़े मौके पर उद्धव ठाकरे के परिवार के लोग एकनाथ शिंदे के खेमे में आ गए। शिंदे के साथ मंच पर उद्धव के भैया, भाभी और भतीजा नजर आए। यहाँ उद्धव ठाकरे के लिए सिर्फ एक और बड़ा झटका भर नहीं था, बल्कि उद्धव के लिए यह हैरान कर देने वाला पल भी था कि अब उनके परिवार के एक एक करके सदस्य उद्धव का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे खेमे में जा रहे हैं। ठाकरे परिवार के ये लोग न सिर्फ मंच पर दिखे, बल्कि एकनाथ शिंदे ने उन्हें अपने बगल में बैठाया। दरअसल दशहरे का दिन शिवसेना के लिए अहम दिन माना जा रहा था। असली और नकली शिवसेना की लड़ाई के बीच उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का शक्ति प्रदर्शन था। उद्धव गुट ने शक्ति प्रदर्शन के लिए मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में रैली की परंपरा निभाई, तो वहीं एकनाथ शिंदे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में गरज रहा था। लेकिन इस दौरान एकनाथ शिंदे के साथ मंच पर जो लोग नजर आए, उसने उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा दी। अब मैसेज साफ था कि उद्धव से अपना परिवार तक नहीं संभाला जा रहा। दिवंगत बाला ठाकरे के बेटे और उद्धव ठाकरे के बड़े भाई जयदेव ठाकरे, उनकी अलग हो चुकी पत्नी स्मिता ठाकरे और बेटे निहार के साथ शिंदे के साथ मंच पर नजर आए। इसके साथ ही ठाणे के दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दीघे की बहन ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की दशहरा रैली में मौजूद रही। इससे पहले सितंबर में बाला साहब ठाकरे के पर्सनल स्टाफ चंपा सिंह थापा,
बागी एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। उनके साथ बाला साहब के टेलीफोन ऑपरेटर मोरेश्वर राजे भी शिंदे गुट में आ गए थे। जब तक बाला साहब सक्रिय राजनीति में थे, दोनों उनके घर मातोश्री में उनके पर्सनल स्टाफ थे। स्मिता ठाकरे अपने बेटे निहार के साथ कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले पहुंची। कुछ देर बाद उद्धव के बड़े भाई और स्मिता के अलग हुए पति जयदेव ठाकरे भी पहुंचे और उन्हें सीधे मंच पर ले जाकर शिंदे के बगल में बिठाया गया। निहार ठाकरे न सिर्फ बाला साहब ठाकरे के पोते हैं, बल्कि भाजपा नेता और 1995 से 2009 तक मंत्री रहे हर्षवर्धन पाटिल के दामाद भी हैं। जयदेव ठाकरे ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, वह मेरे प्यारे एकनाथ शिंदे हैं। पिछले कुछ दिनों से मुझे फोन कर रहे थे कि क्या मैं शिंदे समूह में शामिल हो रहा हूं। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे किसी से बांधा जा सके। मुझे एकनाथ के उठाए गए 4 से 5 मुद्दे पसंद हैं और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। वह किसान की तरह बहुत मेहनती हैं। इसके बाद आनंद दीघे की बहन अरुणा गडकरी भी मंच पर आईं और उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री शिंदे ने अपने भाषण में आनंद दीघे की मृत्यु के बाद अरुणा गडकरी की अपनी यात्रा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उन्हें याद है कि कैसे दीघे ने हमेशा कहा था कि एक दिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ठाणे से होगा। सबसे बाद में स्मिता अपने बेटे के साथ मंच पर गईं। निहार को शिंदे के बगल में मंच पर बिठाया गया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री शिंदे ने अपने भाषण में रैली में ठाकरे परिवार की मौजूदगी का जिक्र किया। बहरहाल यह उद्धव के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस कई चुनौतियों के साथ जूझ रही है और इन चुनौतियों से उबरने के लिए वो अक्सर खुद को मुख्य विपक्ष दिखाते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलती है और उसका विरोध करती है। लेकिन मोदी सरकार का विरोध करते करते कब वो देश विरोध करने लग जाती है, इसका इल्म शायद उसे भी नहीं रहता और इसीलिए देश की आम जनता उसे हर बार मजा चखाती है। यही एक बार फिर से हुआ। कांग्रेस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर अपमानजनक बयानबाजी की है। कांग्रेस नेता उदित राज ने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर बेहद विवादित बयान दिया है। उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले। चमचागिरी की भी हद है। वो कहती हैं 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगेगा। उदित राज के इस बयान के बाद वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस नेता की इस बयानबाजी को बेहद अपमानजनक बताते हुए इसे चिंताजनक बताया है। वहीं इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ता देख उदित राज ने भी पलटी मार ली और कहा कि यह उनका निजी बयान है, कांग्रेस पार्टी का नहीं। अब उदित राज की ओर से एक और ट्वीट करते हुए लिखा गया कि मेरा बयान द्रौपदी मुर्मू जी के लिए निजी है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया व वोट मांगा आदिवासी के नाम पर। राष्ट्रपति बनने से क्या वो आदिवासी नहीं रही? देश की राष्ट्रपति हैं तो आदिवासी की प्रतिनिधि भी। रोना आता है जब SC/ST के नाम से पद पर जाते हैं फिर चुप हो जाते हैं। वहीं उदित राज के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि यह पहली बार राष्ट्रपति के लिए कांग्रेस की ओर से नहीं किया गया है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसा कर चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जिस प्रकार का शब्द उदित राज ने राष्ट्रपति जी के लिए प्रयोग किया है वो चिंताजनक है। क्या कोई पहली बार कांग्रेस ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राष्ट्रपति के लिए नहीं किया है? इससे पहले अधीर रंजन चौधरी भी ऐसा कर चुके हैं, वो भी हमने सुना है। गौरतलब है कि इससे पहले इसी साल जुलाई में अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी बोल दिया था। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और अधीर रंजन चौधरी पर जमकर निशाना साधा था। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी और गरीब विरोधी बताया था। उन्होंने इस मामले में सोनिया गांधी से माफी की मांग भी की थी। बहरहाल संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जा सकता और ऐसी बयानबाजी कांग्रेस की मुश्किलें ही बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मची हुई है। नीतीश सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद हंगामा मचा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि इस इस्तीफे के बाद सुधाकर सिंह के पिता और आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह बहुत आहत हैं और इस्तीफा दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका सबसे बड़ा असर भले ही आरजेडी पर पड़े, लेकिन नीतीश सरकार भी इससे अछूती नहीं रहेगी और उसकी मुश्किलें बढ़ना तय हैं। क्योंकि जब से नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़ आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तभी से उन्हें सरकार चलाने में लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आरजेडी की ओर से कई कवायदों के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक सरकार चलाने में सहज नहीं हो पाए हैं और सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद से लगातार सियासी गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल जगदानंद सिंह आरजेडी के कद्दावर नेता हैं। उनके पुत्र सुधाकर सिंह ने महागठबंधन सरकार में कृषि मंत्री रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सूबे की सियासी गलियारों में चर्चा है कि सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद से जगदानंद सिंह काफी आहत हैं। जगदानंद सिंह को बिहार की सियासत में शुचिता की राजनीति करने वाला राजनेता माना जाता है।
कहा जा रहा है कि राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया है। चर्चा जोरों पर है कि वे अपना इस्तीफा राजद सुप्रीमो लालू यादव को सौंप सकते हैं। जगदानंद सिंह दिल्ली में लालू यादव से मुलाकात के बाद इस्तीफे की पेशकश करेंगे। वहीं सियासी चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कुछ नेताओं की ओर से लगातार ग्रामीण बुजुर्ग बताकर उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बताया गया, जिसकी वजह से वो आहत हैं। वहीं इन दिनों जगदानंद सिंह प्रदेश कार्यालय भी नहीं जा रहे हैं। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर को सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद जगदानंद सिंह ने बलिदान देने की बात कही थी। उसी वक्त से इस बात को राजनीतिक गलियारों में पार्टी से जगदानंद सिंह के मोहभंग होने से जोड़कर देखा जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। जगदानंद सिंह के इस्तीफे के बाद अंदर की कला बाहर आ सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दिल्ली में पार्टी की कार्यकारिणी समिति की बैठक 9 अक्टूबर को होनी है। उसी दौरान लालू से अपने इस्तीफे की पेशकश वो करेंगे। उधर यह भी कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह स्वच्छ छवि की राजनीति करते हैं। उन्होंने अपने ही बेटे के खिलाफ चुनाव में प्रचार भी किया था। जगदानंद सिंह इस बात से खासे परेशान हैं कि बेटे के इस्तीफे की बात को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें बताया नहीं। बहरहाल यह बात तो जग जाहिर है कि पिता के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है बेटे का खुश होना, और इस बात से राजनीति भी अछूती नहीं है। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद से जगदानंद सिंह आहत हैं और इसका खामियाजा आरजेडी के साथ साथ नीतीश कुमार को भी भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर एक और घोटाले के आरोप लगने के बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा बिजली सब्सिडी देने में घोर अनियमितताएं पाई गई हैं और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन शराब घोटाले में जहां उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फंसे थे, वहीं इस मामले में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंसते हुए दिख रहे हैं। इस घोटाले में उनका नाम सामने आया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि घोटाले का पैसा सीधे मुख्यमंत्री केजरीवाल तक पहुंचाया गया है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की ओर से बिजली सब्सिडी मामले की जांच का आदेश दिए जाने के बाद भाजपा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कमीशन का पैसा दिल्ली के सीएम तक पहुंचा। भाजपा ने दिल्ली सरकार से कई सवाल किए हैं। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल डिस्कॉम कंपनियों को चोर कहते थे, लेकिन अब खुद चोरी कर रहे हैं। 2016 में कैबिनेट ने हर साल ऑडिट कराने का फैसला किया था, लेकिन एक बार भी ऑडिट नहीं किया गया। दिल्ली की मुख्य विपक्षी पार्टी ने कहा है कि सीएम ने अपने खास आदमियों को बोर्ड में रखा ताकि घोटाला कर सकें। घोटाले में सबसे अधिक भूमिका जैस्मीन शाह की है, जो केजरीवाल की करीबी हैं। भाजपा प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चीख चीख के कहते थे कि दिल्ली में डिस्कॉम कंपनियां चोर हैं, हम इनको बदलेंगे। उन्होंने कहा कि 2013 में केजरीवाल कहते थे कि हम इन कंपनियों को बदल देंगे क्योंकि ये चोर हैं, लेकिन आज ऐसी क्या मजबूरी थी? केजरीवाल आप इन कंपनियों से साठगांठ करके खुद चोरी कर रहे हैं। बीआरपीएल और बीआईपीएल में 51% शेयर अनिल अंबानी का है और दिल्ली सरकार की 49% हिस्सेदारी है। दिल्ली सरकार का 21,250 करोड़ रुपया बकाया था इन 2 कंपनियों पर। तीसरी कंपनी टाटा ने पूरा भुगतान कर दिया है। केजरीवाल ने बोर्ड में दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों को बदल दिया, रिटायर्ड अधिकारियों को हटाकर अपने खास लोगों को रखा ताकि घोटाला करने में आसानी हो। भाजपा ने कहा कि जैस्मीन शाह, एनडी गुप्ता, उमेश त्यागी और जयेश देसवाल का नाम लेते हुए केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाए। जफर इस्लाम ने कहा है कि केजरीवाल सरकार ने एक बार भी ऑडिट नहीं कराया, क्योंकि ऑडिट कराया गया होता तो सारी बातें सामने आ जाती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। जफर इस्लाम ने कहा कि केजरीवाल ने अपने ही कैबिनेट के निर्णय को, जो 2016 में लिया गया था, उसे नजरअंदाज किया। उस कैबिनेट का निर्णय था कि हर साल डिस्कॉम का ऑडिट किया जाएगा ताकि इसमें कोई घोटाला ना हो, लेकिन ऑडिट नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।